अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 9 है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको बताती चलूँ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी जब अपनी ओब्लिगेशन से आज़ाद हो जाती है, बरी उल ज़िम्मा हो जाती है, तो उसको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए डिफरेंट मोड्स यूज़ होते हैं। आज हम लोगों ने उन मोड्स को देखना है। सबसे पहले इसके मीनिंग पे आ जाते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज के दरमियान वो ख़त्म हो जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड व्हेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज कम टू एन एंड। कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाता है यानी कब ख़त्म हो जाता है, जब दोनों पार्टीज के दरमियान ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो जाती हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। अब वो मोड्स देख लेते हैं कि किन किन ज़राए से, किन किन वे से कॉन्ट्रैक्ट कोई भी डिस्चार्ज हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन मोड को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो जाती हैं, यानी वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस दे चुकी होती हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में दो चीज़ें हैं, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर उसको हम लोग टेंडर भी बोलते हैं। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस होती है जिसमें दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर चुकी होती हैं, उसको हम लोग, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तो उसको हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस का नाम दे सकते हैं, यानी कि एक्चुअली काम हो चुका होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹400। ए डिलीवर द वॉच टू बी एंड बी मेक्स द पेमेंट। दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ है, ए ने एग्री किया था बी से कि वो उसको वॉच देगा, कितने की, ₹400 की। अब ए ने बी को वॉच दे दी और बी ने ए को ₹400 दे दिया। अब दोनों ने अपने अपने एक्शंस को परफॉर्म कर दिया है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, वो है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर, where the promiser offers to perform the obligation but is unable to do so because the promisee does not accept the performance. It is called attempted performance or tender. The tender is not an actual performance but only an offer to perform. A valid tender is equivalent to actual performance. इसमें क्या किया जाता है, प्रोमिजर प्रोमिजी को ऑफर करता है कि तुमने अगर एक परफॉर्मेंस देनी है तो मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ तुम अपनी परफॉर्मेंस को फिल कर लो। अगर तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, परफॉर्मेंस की ऑफर को, तो उसको हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस का नाम देंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको हम लोग अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर का नाम दे देंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹500। ए ऑफर्स टू डिलीवर द बुक बट बी डज नॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखें, ए ने एग्री किया था बी से कि उसको वो बुक देगा ₹500 की। अब ए ने साथ ही ऑफर भी एक और कर दी है कि मैं तुम्हें वो बुक डिलीवर कर दूंगा, लेकिन बी ने उसको डिलीवरी से मना कर दिया। अब देखें, उसने उसकी परफॉर्मेंस से मना किया है ना, इसलिए ये क्या होगी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी, यानी कि टेंडर होगी। अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता तो इसको हम लोग वायलेट टेंडर कह सकते थे। सेकंड मोड पे आ जाते हैं। सेकंड मोड है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट के थ्रू किस तरह हम लोग अपनी जिम्मेदारी से बरी उल ज़िम्मा हो सकते हैं। इसमें अब डिफरेंट काइंड्स आ गई हैं। सबसे पहले आ गई है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट करना। इसमें क्या किया जाता है, पहले से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और इसमें पार्टीज भी चेंज हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट की। इस तरह जो पार्टीज होती हैं, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे डिस्चार्ज हो जाती हैं और जो नया कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ओ टू बी एंड बी टू सी। एज डेट टू बी इज कैंसिल एंड सी एक्सेप्ट्स ए एज हिज डेटर, इट इज नोवेशन। अब ए ने पहले बी से लोन लिया हुआ था और बी ने सी से।
अब ए क्या करेगा, डायरेक्टली बी को वो पैसे वापस नहीं करेगा, बल्कि वो पैसे सी को वापस कर देगा। अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में था वो खत्म हो गया, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है ए और सी के दरमियान वो एग्जिस्टेंस में आ गया। सेकंड में हम लोग देख लेते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में चेंज लाना। इसमें क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, और पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट इसमें शामिल होती है। इसमें पार्टीज चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आ जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्रीज टू सप्लाई सॉल्ट टू बी ऑन 1st Feb 2015. Later A and B agree to change the date of delivery to 1st March 2015. It is alteration of कॉन्ट्रैक्ट। ए ने एग्री किया था कि वो उसको बी को नमक 1st Feb 2015 को सप्लाई करेगा। बाद में क्या हुआ, ए और बी ने एग्री किया कि डेट ऑफ डिलीवरी 1st March 2015 होगा। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट वही है, पार्टीज भी वही हैं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आ गया है। नेक्स्ट आ जाती है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मनसूख कर देना, कैंसिल कर देना। अब इसमें क्या किया जाता है, पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी दोनों पार्टीज कह देती हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगी। एग्जांपल देख लेते हैं, प्रॉमिस टू डिलीवर goods to be on a certain date. Before the date of performance, A and B agree that the contract will not be performed. The contract is resigned. अब ए ने उस बी से वादा किया था कि उसको सर्टन गुड सर्टन डेट पर डिलीवर करेगा, लेकिन बाद में दोनों ने कहा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिसेशन का नाम दे देंगे। दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो गई हैं अपनी ऑब्लिगेशन से। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है छूट दे देना। जो हमने कंसिडरेशन लेनी होती है उसमें दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ छूट दे देती हैं, इसको रिमिशन का नाम दिया जाता है। एग्जांपल देख लें, ए ओज बी ₹5,000, बी एग्रीज टू एक्सेप्ट ₹2,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम, द होल डेट इज डिस्चार्ज। अब देखें, ए ने बी से 5,000 रुपया कर्जा लिया हुआ था, लेकिन बी ने बाद में क्या उसको थोड़ी सी रिमिशन यानी छूट दे दी। कितने की, 3,000 की। अब सिर्फ उसको 2,000 रुपया देगा और उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब जो बाकी का उसने रिमिशन दी है उससे ए डिस्चार्ज हो गया है। आगे आ जाता है वेवर। वेवर का मतलब होता है ख़त्म कर देना, अपनी मर्जी से छोड़ देना। इसमें क्या किया जाता है, दोनों पार्टीज इंटेंशनली यानी अपनी मर्जी से अपने राइट्स को गिव अप कर देती हैं, और इस तरह दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाती हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, ए प्रॉमिस टू सप्लाई राइस टू बी, लेटर बी एग्जाम्स ए फ्रॉम फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय वेवर। ए ने क्या किया था, बी को सप्लाई करने थे कुछ राइस, लेकिन बाद में बी ने क्या किया है, अब दोनों बी और ए दोनों ने अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। आगे हम लोग तीसरी मोड देख लेते हैं, वो है डिस्चार्ज बाय सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यानी हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें क्या होता है कि सब्सीक्वेंटली हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह जब हम सब्सीक्वेंटली इसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से बरी जमा हो जाती हैं। अब देख लेते हैं कि सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है और एक सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वो इम्पॉसिबिलिटी होती है जो कि स्टार्ट से ही हमें लग रहा होता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये काम कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम लोग कह लेते हैं कि हम जादू से किसी खजाने को इजाद कर लेंगे, तो ये अब इनिशियली ये काम इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इनिशियल इम्पॉसिबल, और ये तो होता ही वॉइड है, इसको हम लोग वैलिड कह ही नहीं सकते। लेकिन सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की तरफ अगर आ जाए तो उसको में देख रहे हैं कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब तो वो वैलिड होता है, तब तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने की बारी आती है तब वो इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इम्पॉसिबल डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है, फेलियर ऑफ पर्पस भी हो सकता है, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी भी हो सकता है, और चेंज ऑफ लॉ भी हो सकता है, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी हो सकता है।
अब हम लोग नेक्स्ट मोड पे आ जाते हैं, वो है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में यहाँ पे बताया गया है कि लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर देती है, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से इनकार कर देती है, तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारियों से बरी जमा हो जाती है। लेकिन अगर विद इन टाइम पीरियड वो बरी जमा नहीं हुई और वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो पार्टी ऑटोमेटिकली उससे डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ए ओड ₹5,000 टू बी, द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ द लोन एक्सपायर्ड बट बी डिड नॉट सू ए अंटिल 3 years, बी लॉस्ट द राइट्स ऑफ रिकवर। अब ए ने क्या किया था, 5,000 रुपये बी से लोन लिया था, लेकिन ए ने बी को वो पैसे वापस नहीं किए और बी ने 3 साल के अंदर अंदर ए पर मुकदमा भी दायर नहीं किया। अब बी के पास ये राइट नहीं है कि वो पैसे रिकवर कर सके, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो उस पर मुकदमा करे या किसी और तरीके से, क्योंकि टाइम जो हमें मेंशन था वो हमारा एक्सपायर हो चुका है। फिफ्थ मोड हम लोग देख लेते हैं, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसमें किस तरह पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से बरी जमा हो जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है इंसॉल्वेंसी। अगर तो कोई पार्टी इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकती, इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती है। आगे आगे ये मर्जर। मर्जर में क्या होता है, मर्जर का मतलब होता है मिला देना, जम कर देना। अगर किसी पार्टी की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको एक ऑब्लिगेशन को दूसरी ऑब्लिगेशन में जम कर दिया जाता है, तो इस तरह जो पहली वाली ऑब्लिगेशन होती है उससे पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है और जो नई वाली होती है उसने वो परफॉर्म करनी होती है। जिस तरह हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर अ पार्ट टाइम लेक्चरर इज अपॉइंटेड एज परमानेंट लेक्चरर, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्ट टाइम लेक्चरशिप इज डिस्चार्ज बाय मर्जर। अब एक पार्ट टाइम लेक्चरर को क्या कर दिया हमने, परमानेंट लेक्चरर अपॉइंट कर लिया है। अब उसकी जो पार्ट टाइम लेक्चररशिप थी वो डिस्चार्ज हो गई है और जो उसकी परमानेंट लेक्चररशिप है उसकी उसने परफॉर्मेंस देनी है। नेक्स्ट आ गई है मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल अल्टरेशन का मतलब होता है कि हम मटेरियल में, चीज़ों का जो मटेरियल है उसमें गलत तरीके से चेंजेस ले आते हैं और दूसरी पार्टीज को बताते भी नहीं है। इस तरह अब दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो ऑटोमेटिकली अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्जीक्यूट्स अ प्रो नोट इन फेवर ऑफ बी फॉर ₹300, बी एक्सीड्स द अमाउंट फ्रॉम ₹300 टू 3,000 बाय अल्टरेशन, ए में रिफ्यूज टू ₹300। अब ए ने क्या किया है, एक प्रो नोट लिखा है बी के लिए 300 रुपये का, बी ने वो एक्सेप्ट करना था। अब बी ने क्या किया है, वो 300 की बजाय उसमें चेंजेस, फिगर्स में चेंजेस ले आया है, 300 की बजाय उसको 3,000 कर दिया है। अब ए ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया है वो 300 रुपये देने से, क्योंकि उसने उसको बताया ही नहीं और खुद ही उसमें अल्टरेशन यानी चेंजेस ले आया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा 6 वाला है मोड, वो है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसकी को परफॉर्म करने से इनकार कर देते हैं, तो उसमें किस तरह से हम लोग अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एक्चुअल ब्रीच और एक है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब ये होता है कि जिस दिन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस देनी है उस दिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम लोग एक्चुअल ब्रीच का नाम देंगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है अंदाज़ा लगा देना, यानी कि जिस दिन हम लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है उस दिन से कुछ पहले हम लोग बता देते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम लोग एंटीसिपेटरी ब्रीच का नाम